हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज हम लोग वन शॉट करने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप 17 का हैलोजन फैमिली का। हमने हर एक चैप्टर का वन शॉट कर लिया है बेटा जी। अगर आपने नहीं देखा तो देखिए, बिकॉज एग्जाम डेज बिल्कुल आ चुके हैं और बहुत बढ़िया से सभी वन शॉट बनाए हैं। ठीक है, रैपिड रिवीजन करवा देंगे आपकी सभी चैप्टर्स की। तो आज हम लोग बात करेंगे ग्रुप 17 एलिमेंट्स की हैलोजन फैमिली की। 15-16 कर चुके हैं, अब 17-18 बचा है, बस फिर सारे हमारे वन शॉट कंप्लीट हो जाएंगे। और बहुत बढ़िया से एक बार नोट्स देख लीजिए। ये नोट्स हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, दिखाई दे रहे होंगे आपको। और इसमें ही पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, मतलब जो भी आपका इस चैप्टर में मेन है ना भाई, वो सारा इन नोट्स में कवर हो जाएगा। एक भी टॉपिक मैंने छोड़ा नहीं है, ठीक है। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग टेलीग्राम चैनल है भारत पंचाल सर के नाम से, वो जरूर ज्वाइन कर लें, सो दैट कि आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाए। और इसके अलावा मैंने बहुत से नोट्स दिए हैं और सभी के सभी नोट्स आपको मिल जाएं। जैसे कि हमेशा प्रॉमिस किया, इस चैनल पे हमेशा आपके लिए सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन करें। नोट्स के अलावा वीडियोस के लिंक आपको मिल जाते हैं, जितनी मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस होते हैं उनके लिंक मिल जाते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं देन आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हो तो फॉलो करना है, स्पेशली इंस्टा डाउनलोड नहीं करना है। अगर आप हो देन आप फॉलो कर सकते हैं। भारत पंचाल 92 के नाम से आईडी है, इंस्टा हैंडल है। सो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर ग्रुप 17। पीरियोडिक टेबल आप सबने देखी हुई है, कुछ इस तरह से पीरियोडिक टेबल होती है ना, कुछ इस तरह से हमारी ओके इस तरह से होती है, इस तरह से हमारी पीरियोडिक टेबल होती है यहाँ पे, और ये ऐसे, ठीक है। यहाँ पर ये जो स्पेसिफिक जगह होती है ना, ये ग्रुप 18 के बिल्कुल बगल में, ग्रुप 18 के बिल्कुल जो लेफ्ट में होता है ना, वो हमारा होता है, क्या होता है, वो हमारा होता है ग्रुप 17 हैलोजन फैमिली। इसके बारे में हमने पढ़ना है। देखो होगा सबने, याद करने की ट्रिक कई सारी है। ग्रुप 17 को हम लोग कैसे याद रख सकते हैं? फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, जो आपको ठीक लगे। फिर ये एफ फ्लोरीन, Cl मीन्स क्लोरीन, Br मीन्स ब्रोमीन, I मीन्स आयोडीन, At मीन्स होता है एस्टेटाइन। अब देखो, अगर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है तो आपको बहुत जरूरी है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आनी चाहिए। बहुत बार सिखा रखी है और आनी ही चाहिए। नहीं आती है तो क्लास 11th के इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियोस का लिंक दे रखा है, वो भी देख लेना। तो बेटा फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है। जब आप इसकी कन्फिग्रेशन करते हो तो वो आएगी 2s2 2p5। क्लोरीन की जब आप कन्फिग्रेशन करोगे वो आएगी 3s2 3p5। ब्रोमीन की जब कन्फिग्रेशन करोगे 4s2 4p5। आयोडीन की कन्फिग्रेशन करोगे 5s2 5p5। एंड एस्टेटाइन की जब कन्फिग्रेशन करोगे तो वो आएगी 6s2 6p5। सरप्राइजिंग बात क्या है? सरप्राइजिंग बात यह है कि ये जो At है, ये जो एस्टेटाइन है, वैसे तो इन सब का नाम जो है आइन से एंड हो रहा है, ये भी अच्छी बात है। और लास्ट बात, जो एस्टेटाइन है ये हमारे अर्थ पे टोटल 38 ग्राम एग्जिस्ट करता है। तो इसकी आपको पूरी केमिस्ट्री में कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर मैं ग्रुप 17 एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ, इट मीन्स मैं बात कर रहा हूँ इनकी, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी बात की जा रही है बेटा। इनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इन्हीं को हैलोजेंस बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर इन्हें हैलोजेंस क्यों बोलते हैं? हैलोजेंस का मतलब क्या होता है सर? हैलोजेंस का मतलब होता है बेटा जी सॉल्ट फॉर्मिंग। क्या मतलब होता है हैलोजेंस का? सॉल्ट फॉर्मिंग। ये सॉल्ट बनाते हैं, इसी वजह से इनको हैलोजेंस बोला जाता है, ठीक है। और इनकी जनरल कन्फिग्रेशन आपको दिखाई दे रही होगी, सबके लास्ट में S2 है, P5 है। तो इनकी जनरल कन्फिग्रेशन होती है NS2 NP5। क्या होगी इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? NS2 NP5। और अगर बात करें, ये जो जितने भी हमारे हैलोजेंस होते हैं कलर कंपाउंड बनाते हैं जब, या कलर शो करते हैं जब हम इनको लाइट में रखते हैं ना। जैसे अपने अपनी बात करते हैं, ठीक है। अपने जैसे कोई नॉर्मल कलर का बंदा हो, मैं रंग भेद की बात नहीं कर रहा हूँ, एक नॉर्मल सी बात कर रहा हूँ, ठीक है। हम में से कोई धूप में चला जाता है तो हमारा कलर चेंज हो जाता है कि नहीं? ब्लैक हो जाते हैं, हम लोग काले हो जाते हैं ना। अगर ऐसे ही कोई गोरा है, बहुत गोरा चिट्टा बंदा है, वो धूप में निकलेगा तो वो ना लाल सा हो जाएगा। ऐसे होता है ना कि धूप में निकलने पे क्या होता है कि ना इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं बेटा। आउटर शेल के जो है इलेक्ट्रॉन वो एक्साइट हो जाते हैं, और कोई भी एलिमेंट जो है, किसी भी एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो कलर शो करने लग जाते हैं। सेम फंडा हैलोजेंस के साथ होता है। हैलोजन भी विभिन्न तरह के कलर शो करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कलर लिखे हैं, थोड़ा सा टाइम लगा के कर लेना, और बढ़िया सी ट्रिक बना सको तो कमेंट सेक्शन में बता देना, और सो दैट कि मैं अगली बार जब आपके जूनियर्स के लिए वीडियो बनाने लगूँ तो मैं बता सकूं कि हाँ यार तुम्हारे सीनियर्स ने कुछ अच्छा काम किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब किया, ये भी अच्छा काम है, बट ट्रिक भी बता देना।
तो बेटा फ्लोरीन का कलर होता है येलो, क्लोरीन का कलर होता है ग्रीन, ब्रोमीन का कलर होता है ऑरेंज, आयोडीन का कलर होता है वॉयलेट एंड एस्टेटाइन का कलर होता है ब्लैक। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एस्टेटाइन के बारे में आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। जस्ट अ मिनट, मैं ना थोड़ा सा यार क्या करूँ, हाँ ऐसे कर लेता हूँ सो दैट यू ना फील आए। हाँ जी बेटा, तो बात स्टार्ट करते हैं सबसे पहली प्रॉपर्टी की। एंड सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारी एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई आप सबको पता है कि एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड क्या होता है। एटॉमिक रेडियाई का क्या फंडा होता है भाई, एज यू मूव डाउन द ग्रुप, कहीं भी अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करेगा। एज यू मूव डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस, जो एटॉमिक रेडियाई है वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से होता है, जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टेटाइन की मैं बात नहीं करूंगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। फ्लोरीन की कन्फिग्रेशन होती है 2s2 2p5, क्लोरीन की कन्फिग्रेशन होती है 3s2 3p5, ब्रोमीन की कन्फिग्रेशन होती है 4s2 4p5 और आयोडीन की कन्फिग्रेशन होती है 5s2 5p5। तो देखिए फ्लोरीन के राउंड में कितनी शेल होंगी, फ्लोरीन के राउंड में 2 शेल होंगी, क्लोरीन के राउंड में कितनी शेल होंगी, 3 शेल होंगी, ब्रोमीन के राउंड में कितनी शेल होंगी, 4 शेल होंगी और आयोडीन के राउंड में क्या होंगी बेटा जी, 5 शेल होंगी। तो एज यू मूव डाउन द ग्रुप, ये हर जगह यही होता है कि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो नंबर ऑफ शेल बढ़ती हैं और नंबर ऑफ शेल बढ़ने से साइज भी इंक्रीज कर जाता है। अब सरप्राइजिंग बात यह भी है कि ये हमारी पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, ये हमारी पीरियोडिक टेबल है बेटा, कुछ इस तरह से होती है बेटा जी। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली इस जगह पे हमारे हैलोजेंस बसते हैं। ठीक है, एक खुशी की बात मैं बता देता हूँ, देखिए लेफ्ट राइट जाते हैं, आप सबको पता होगा लेफ्ट राइट जाने पे साइज जो है वो डिक्रीज करता है। भाई साहब की पोजीशन थोड़ी सही नहीं है, भाई साहब की पोजीशन थोड़ी सही कर देते हैं, जस्ट अ मिनट। ओके, अरे बैकग्राउंड में कुछ और आ रहा है चलिए कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेना। तो ये हैलोजन जो होते हैं इनका साइज जो है सबसे छोटा होता है पूरी पीरियोडिक टेबल में रिस्पेक्टिव पीरियड्स में। लाइक मैं फ्लोरीन की बात करूँ तो फ्लोरीन हमारा सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो फ्लोरीन का साइज सबसे स्मॉल होगा। इवन मैंने नोट्स में सब कुछ लिखने की कोशिश की है सो दैट कि आपको ज़्यादा और कहीं से पढ़ना ना पड़े। देखिए क्या लिखा गया, द एटॉमिक रेडियाई ऑफ हैलोजेंस इज स्मॉलेस्ट इन रिस्पेक्टिव पीरियड्स। इनका साइज सबसे छोटा होता है, हैलोजन से भी छोटा होता है, जबकि जो राइट मोस्ट एलिमेंट है वो हैलोजन है। क्यों होता है, क्यों होता है नोबल गैसेस से भी इनका छोटा साइज? सिंपल सा रीजन तो ये होता है कि नोबल गैसेस का हम लोग कैलकुलेट करते हैं वैन डर वाल रेडियस, एंड वैन डर वाल रेडियस हमेशा ही बड़ा होता है और इनके लिए हम कैलकुलेट करते हैं कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, कोवेलेंट रेडियस छोटा होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज आयनाइजेशन इंथैल्पी। आयनाइजेशन इंथैल्पी किसे कहते हैं कि आपने इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब सिंस बेटा जिनका साइज सबसे छोटा है रिस्पेक्टिव पीरियड्स के अंदर, तो ऑब्वियसली आयनाइजेशन इंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। अगर किसी का एटॉमिक साइज छोटा है तो ऑब्वियसली उसकी आयनाइजेशन इंथैल्पी ज्यादा हो जाने वाली है। तो यहाँ पे लिखा भी गया है, मेंबर ऑफ हैलोजन फैमिली हैव हाई न्यूक्लियर चार्ज, एज अ रिजल्ट हैव हाई आयनाइजेशन इंथैल्पी। इनकी आयनाइजेशन इंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है और डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बड़ा होगा और आयनाइजेशन इंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बड़ा है तो आयनाइजेशन इंथैल्पी घटती चली जाएगी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फंडा होता है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होती है, लाइक एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है, उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज आयन बन जाएगा। अब ऑब्वियसली जब कोई चीज ले रहे हैं तो बदले में कुछ चीज रिलीज भी होगी, तो यहाँ से ना कुछ हीट रिलीज हो जाती है बेटा। हीट क्या हो जाएगी, रिलीज। तो ये जो रिएक्शन होती है ये जो होती है एक्सोथर्मिक होती है। क्लियर है। अब एक एलिमेंट को जितनी इलेक्ट्रॉन की ज्यादा नीड है वो उतना इलेक्ट्रॉन को जल्दी खींचेगा और जितना उसे जल्दी खींचेगा उतनी ही वहां से एनर्जी जो है ज्यादा रिलीज होने वाली है। अब कोई इलेक्ट्रॉन को खींचेगा या कोई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ये डिपेंड करता है कि वो ग्रुप 18 की कितना पास है या कितना दूर है। अब ग्रुप 17 बिल्कुल बगल में है ग्रुप 18 की, और बिल्कुल बगल में है तो उसको ग्रुप 18 का बनना है, स्टेबल होना है, उसे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। और जब उसे एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो उसे एक इलेक्ट्रॉन को लेने की ना बड़ी जल्दी होती है बेटा, और जब वो बहुत जल्दी में इलेक्ट्रॉन लेता है तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है। तो याद रखिए
कि जो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स होते हैं, जो हैलोजेंस होते हैं हमारे, ये बहुत ज़्यादा होती है, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, एनर्जी रिलीज है तो एक्सोथर्मिक है, तो डेल्टा एच बहुत ज़्यादा क्या होगा यहाँ पर नेगेटिव होगा। लिखा भी गया है हैलोजेंस हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन लेस देन द स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन इन ऑर्डर टू एक्वायर द नोबल गैस कन्फिग्रेशन, दैट्स वाई नोबल गैसेज नहीं आएगा यहाँ पे। क्या यार, अभी मैं बोलने वाला था कि मैंने सबसे बढ़िया नोट्स बना रखे हैं और यहीं पे गलती मिल गई। कोई बात नहीं, जब आपके पास एक ग्रुप में पहुंचेंगे तब तो मैं सारी गलतियां सही करके बैठूंगा। दैट्स वाई हैलोजन गैसेज हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हैलोजेंस की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है सबसे ज्यादा होती है, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बिना लोचे के तो बात होगी नहीं। तो बेटा एक सेकंड मेरी बात समझिए, मैं जा रहा हूं क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन की तरफ। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है और ऑब्वियसली बेटा जब साइज इंक्रीज करेगा ना तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो डिक्रीज कर जाती है। बट सुनिए, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि फ्लोरीन में से और क्लोरीन में से किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है, कौन ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। तो हमें पता है डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ता है और साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर कम हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम किसकी होनी चाहिए, क्लोरीन की। बट एक्चुअल में जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है और ये मैंने आपको ग्रुप 16 में भी समझाया था, ठीक है। अरे सर ये क्या बात हुई, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा क्यों है, मैं आपको रीजन बताता हूँ। इसका रीजन क्या है, देखिए ये फ्लोरीन है बेटा, फ्लोरीन का साइज ना छोटा होता है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। ये क्लोरीन है, क्लोरीन का साइज एज कंपेयर टू फ्लोरीन बड़ा होता है, ये भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रॉन को खींचता कौन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर ज्यादा किसकी है, वो है फ्लोरीन की। बट इसका साइज बहुत छोटा होने की वजह से इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। और बेटा रिपल्शन से ना हमेशा एनर्जी कम होती है। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है, वो इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा खींचता है, ज्यादा खींचेगा ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। बट उसके जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है, छोटे से साइज में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल मारते हैं। अरे भाई पहले ही बहुत भीड़ है, तू कहाँ आएगा, होता है ना, भीड़ में जा रहे हैं। मैं हरियाणा रोडवेज की बात करता हूँ, यहाँ पे बड़ी भीड़ हो जाती है बस में ना, स्कूल टाइम में जब जाते हैं तो नहीं चढ़ने देते, गेट भी नहीं खोलते हैं कई बार तो, अरे नहीं बार बार लटक के जा रहे होते। सेम फंडा फ्लोरीन के साथ है, फ्लोरीन नहीं आने देगा। फ्लोरीन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो पहले से प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है, वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी जो है वो कम हो जाएगी। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, क्लोरीन उतना अच्छे से नहीं खींचता है क्योंकि बट इसका साइज बड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन को ना रिपेल भी नहीं करता है। यहाँ पे रिपल्शन की वजह से एनर्जी कम हो जाती है, ठीक है। तो अगर मैं आपको ट्रेंड की बात करूं बेटा, फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी है, क्लोरीन की, और बाकी सब जगह डाउन द ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाती है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, फ्लोरीन और क्लोरीन का क्वेश्चन बनता है और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एज कंपेयर टू क्लोरीन कम होती है। क्यों होती है, ड्यू टू द रिपल्शन कॉज्ड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं भाई, नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करता हूं। लाइक ए और बी ने एक बॉन्ड बना रखा है, ठीक है, ए और बी ने ये कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा है। अब क्या हो जाए, मान के चलते बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ए पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और बी पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो बी यहाँ पे क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो अपनी तरफ खींच ले। और सिंस ए ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो ए यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। क्या है भैया, ए यहाँ पर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। फोकस कीजिए, अपनी टॉपिक पे आते हैं। ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। आपने सुना भी होगा, मेरे मुंह से ही कई बार सुन लिया होगा, मैंने भी कई बार बोल रहा है, फोन बनेगा डोन। हमारी पीरियोडिक टेबल का जो डोन है वो कौन है, फोन है। हमारी पीरियोडिक टेबल में सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है बेटा वो फ्लोरीन है। और क्यों है, क्योंकि इसका साइज स्मॉल है, इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर इसकी बहुत ज्यादा है। कोई भी इससे इलेक्ट्रॉन नहीं छीन सकता, बट ये सबसे इलेक्ट्रॉन छीन सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की, सरप्राइजिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। पहला, फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर गैसेज, ब्रोमीन इज अ लिक्विड, आयोडीन इज अ
लिक्विड नहीं होता है आयोडीन। आयोडीन क्या होता है, एक सॉलिड होता है, ठीक है। फ्लोरीन और क्लोरीन क्या है, गैस है, ब्रोमीन एक लिक्विड है और आयोडीन क्या होता है, एक सॉलिड होता है। मैं आपको एक चीज बता दूं, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो कौन सी एक नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, और सिर्फ एक नॉन मेटल जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है वो है ब्रोमीन। चलो नॉन मेटल तो मैंने बता दी जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, मेटल कौन सी है जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट स्टडीली इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। देखिए डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ता है, और साइज बढ़ेगा तो वैन डर वाल्स फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, ठीक है ना। क्यों, वैन डर वाल्स फोर्सेज जो होती हैं, ये मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये कौन डिसाइड करता है, वैन डर वाल्स फोर्स। और वैन डर वाल्स फोर्स डिपेंड करती है अपॉन साइज, और साइज डाउन द ग्रुप बढ़ता चला जाता है, दैट्स व्हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी डाउन द ग्रुप बढ़ता चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल हैलोजेंस आर कलर्ड ड्यू टू एब्जॉर्प्शन आएगा यहाँ पे, इतनी गलतियां रात के नशे में, नींद के नशे में। ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इन विजिबल रीजन विच रिजल्ट इन द एक्साइटेशन ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हायर एनर्जी लेवल। बेटा मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही बताया है आपको कि हैलोजन जो है कलर शो करते हैं, और वो कलर क्यों शो करते हैं, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं जिससे उनके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं और वो अलग अलग तरह के रंग शो करने लगे। पहले मैं बहुत काला था, फिर मैंने क्या किया, मैंने एक रिंग लाइट मंगवाई, अब मैं एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा हूँ। काला मैं अब भी हूं, बट अब थोड़ा सा कम काला हूं। और भाई मैं सिर्फ हंसाने के लिए कई बातें बोलता हूँ, प्लीज रंग भेद मत चले जाओ, सर काले रंग की बेइज्जती कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए टॉपिक पे आते हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की बात करें कि अगर हमें बॉन्ड को ब्रेक करना है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज हो जाती है। क्यों डिक्रीज हो जाती है सर, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ता है, और साइज बढ़ने से बॉन्ड हमेशा वीक हो जाता है। तो पैटर्न कुछ इस तरह से है, क्लोरीन की ज्यादा है, फिर ब्रोमीन की है, फिर आयोडीन की है। अरे बीच में फ्लोरीन भी तो आ गया, हाँ ये फ्लोरीन कई जगह पंगे करता है। और जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दूंगा। देखिए बेटा ये फ्लोरीन का बिल्कुल छोटा सा बॉन्ड है, ठीक है, बिल्कुल छोटा सा बॉन्ड होता है फ्लोरीन का। अब सर छोटा बॉन्ड है तो स्ट्रॉन्ग होगा, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होगा, बट दिक्कत वो सुना आप लोगों ने, विभीषण है ये, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों की तो ऐसे तैसे कर देते हम। इसके जो खुद के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, इनकी पट्टों की बनती नहीं है, ये आपस में लड़ते रहते हैं। ये अपने देश के पुराने राजा हैं जो पहले आपस में लड़ते रहते थे। तो फ्लोरीन के साथ क्या है कि जो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और रिपल्शन होगी तो ऑब्वियसली बॉन्ड की लेंथ बढ़ जाएगी और बॉन्ड जो है वो कमजोर हो जाएगा। तो फ्लोरीन के साथ ये फंडा रह गया, लिखा भी गया है क्या है कि क्लोरीन में से और फ्लोरीन में से किसका बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग है, तो क्लोरीन का स्ट्रॉन्ग है, फ्लोरीन का वीक है। जबकि हम बोल रहे हैं कि डाउन द ग्रुप जाने पे बॉन्ड बड़ा होता है, वीक हो जाता है, तो फ्लोरीन पहले नंबर पे, फ्लोरीन का बॉन्ड तो छोटा होगा तो वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। लिखा क्या गया है, लोअर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज bond dissociation enthalpy of fluorine is less than chlorine due to larger electronic repulsion between lone pairs present on fluorine atom। फ्लोरीन के एटम के जो लोन पेयर्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जिसकी वजह से बेटा इसकी बॉन्ड एनर्जी जो है वो वीक हो जाती है, समझते हो, कम हो जाती है इसकी बॉन्ड एनर्जी। और इसकी वजह से इसका बॉन्ड तोड़ना आसान है, और इसका बॉन्ड तोड़ना आसान है तो ये रिएक्शन बहुत फास्टली करता है भाई, बड़ी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको मैंने पढ़ाई है, बहुत बार पढ़ा दी है, ठीक है, और आई होप स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा ऑर्गेनिक, जिससे तुम सबसे ज्यादा डरते थे वो अच्छी हो चुकी होगी। तो भैया फ्लोरीन आपने देखो को फ्लोरीन की जनरली हम रिएक्शन नहीं पढ़ते हैं हैलोल्केन्स हैलोरिन्स में। रीजन क्या है कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि बहुत एक्सोथर्मिक इसकी रिएक्शन होती है, बड़ी फास्टली रिएक्ट करता है, कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजन। अब बेटा जी सिंपल भाषा में बात करूं, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, देखिए इनकी कॉन्फ़िगरेशन है NH2NP5। इनकी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर कोई स्टेबल होना चाहता है उसकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इनके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन कम है, और जब सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन कम है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेंगे, ना कि साथ देना चाहेंगे। तो 1 लेंगे तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, -1। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन तो लिखा भी गया है, फ्लोरीन एग्जिबिट ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन इट्स वैलेंस शेल। ये पढ़ेंगे अभी, फ्लोरीन की कुछ खास प्रॉपर्टीज होती हैं, वो भी थोड़ी देर में देखेंगे। तो अभी तो ये समझो कि क्या समझना है, अभी आपने ये समझना है कि जो ग्रुप 17 के एलिमेंट है वो कई तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। तो फ्लोरीन का तो आपको क्लियर हो गया,
फ्लोरीन के पास तो डी ऑर्बिटल नहीं होता है, सेकंड सेल वालों के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता। अब आगे मूव करते हैं। देखिए इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा, NH2, S में 2 इलेक्ट्रॉन है और यहां पर आएगा NP। NP में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये इनकी कौन सी स्टेट है, ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन जहां थे वहीं पे हैं। तो बेटा ये एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, पॉसिबल है कि एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन ले ले और पॉसिबल है कि एक इलेक्ट्रॉन दे भी दे। तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, -1 एंड +1। तो फर्स्ट केस में इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, -1 एंड +1। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अबाउट देयर एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है कि इनको एनर्जी दी गई। इनकी एनर्जी जब दी गई तो यहाँ पे जो पेयर था बेटा वो उधर चला गया। अब कितने अनपेयर हो चुके हैं इनके पास, 3 अनपेयर हो चुके हैं। अब 3 अनपेयर ले भी सकता है, दे भी सकता है, बट क्योंकि इसको एनर्जी दी गई है तो अभी इसके पास इलेक्ट्रॉन्स लेने का ऑप्शन नहीं बनता। देखो भाई मेरी बात सुनो, सिंपल समझाता हूं। या तो कोई इलेक्ट्रॉन लेगा, एनर्जी देगा, या फिर इसका रिवर्स, इलेक्ट्रॉन देगा, एनर्जी लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, एनर्जी देगा। देन इस तरह से होता है, इलेक्ट्रॉन लो, एनर्जी दो, या फिर इलेक्ट्रॉन दो, एनर्जी लो। इस तरह से चलता है। सेम ही तो नहीं बोल रहा मैं, इलेक्ट्रॉन लो, एनर्जी दो, इलेक्ट्रॉन दो, एनर्जी लो, इस तरह चलता है। ठीक है, चलिए। तो अब इसके पास 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसको 3 देने पड़ेंगे क्योंकि एक्साइट किया गया है। इसको एक्साइट किया गया है मतलब इसको एनर्जी दी गई है, तो इसको देने पड़ेंगे अपने इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अभी क्या हो जाएगी बेटा, +3। अब फिर सेकंड एक्साइटेड स्टेट में पहुंचते हैं। सेकंड में इसका एक और इलेक्ट्रॉन जो है तोड़ा जाएगा, ये वाला जो पेयर है इसको ब्रेक किया जाएगा। तो अभी कितने अनपेयर हो चुके हैं इसके पास, 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। और 5 अनपेयर का मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, यहाँ पर +5 हो जाएगी। अब बात करते हैं लास्ट, मतलब एक और यहाँ पर पेयर है, यहाँ पे दिखाई दे रहा, तो इसको भी ब्रेक किया जाएगा। तो कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं यहाँ पर, 7 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। और 7 अनपेयर का मतलब बेटा जी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं बात करूं तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है हैलोजेंस वालों की, -1, +1, +3, +5, +7। देखिए मैं एक चीज आपको बता देता हूं, कोई भी एलिमेंट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कब शो करता है, जब वो अपने से ज्यादा पावरफुल बंदे से जुड़ा है। ऑब्वियसली जब कोई अपने से ज्यादा पावर वाला आ जाता है तो उसे हमें चीज देनी पड़ेगी। तो सेम इन एलिमेंट्स के साथ भी होता है कि अगर कोई इनसे ज्यादा पावरफुल है तो इनको अपना इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वहां पर प्लस हो जाएगी। ठीक है, जनरली ये -1 पसंद करते हैं, बट इनको देने भी पड़ सकते हैं। और देने, आपने भी देखा देने कब पड़ते हैं, जब ये एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, अगर कोई ने एनर्जी देता है तो। नेक्स्ट बड़ा फेमस क्वेश्चन बनता है एनामोलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। हर एक ग्रुप में, चाहे आप ग्रुप 15 की बात करो, ग्रुप 15 में पहले नंबर पे कौन है, नाइट्रोजन, तो वो थोड़ा सा अलग होता है। ग्रुप 16 में पहले नंबर पे ऑक्सीजन, वो भी अपने बाकी बचे हुए एलिमेंट से थोड़ा अलग होता है। और ग्रुप 17 में पहले नंबर पे कौन है, फ्लोरीन, तो वो भी अपने बाकी बचे हुए एलिमेंट से सब थोड़ा सा अलग होता है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि रीजन क्या है, रीजन वही सेम है, इसका साइज स्मॉल होगा, पहले नंबर पे है तो साइज छोटा होगा। स्मॉल साइज की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी हाई होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी हाई होगी, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसके पास डी ऑर्बिटल भी नहीं होता, सेकंड शेल का तो डी ऑर्बिटल भी नहीं होता, और इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत कम होती है। ठीक है, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो हाईएस्ट होता है। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब समझते हो, ये इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करता है। अब क्योंकि ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर इसकी बहुत ज्यादा होती है। अब बात करते हैं कि किस तरह से अलग होता है। तो पहला है फ्लोरीन ओनली शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। फ्लोरीन सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, कोई इससे पावरफुल नहीं है, कोई इसको मजबूर नहीं कर सकता इलेक्ट्रॉन देने पे। ये एक रीजन, और दूसरा रीजन ये भी है कि इसके पास डी ऑर्बिटल भी नहीं होता, तो ये ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकता अपने इलेक्ट्रॉन्स को कि घूमे और ये इलेक्ट्रॉन दे सके। इलेक्ट्रॉन देने के लिए जरूरी होता है कि डी ऑर्बिटल हो, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिए जा सकते हैं। अगला है फ्लोरीन जो है, इन सभी एलिमेंट्स में फ्लोरीन जो है वही एक ऐसा एलिमेंट है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। फ्लोरीन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर और इंट्रा दोनों तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं, बट सिर्फ फ्लोरीन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए सीन याद है ना बेटा, क्या होना चाहिए कि पहली तो बात हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए, तब बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड स्मॉलर साइज होना चाहिए, लेस नहीं, स्मॉलर साइज। और इसके लिए दोनों ही केसेस फेवरेबल हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ 3 एलिमेंट ही बनाते हैं, फ्लोरीन उनमें से एक है, बाकी इस ग्रुप का कोई एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता। HF इज अ वीक एसिड। हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है वो एक वीक एसिड होता है। क्यों होता है वो थोड़ी देर में पढ़ेंगे, अभी याद रखिए। ठीक है, और ये सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाता है क्योंकि इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। आगे मूव करते हैं, हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 17। ये थोड़ा सा ना इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, हाइड्राइड हर एक ग्रुप के।
ठीक है, तो हाइड्रोजन के साथ जोड़ दीजिए इनको। हाइड्रोजन के साथ जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या बन के आएगा, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, HI हाइड्रोजन आयोडाइड, ये है। ठीक है, तो ये इनके नाम हो गए, HX बोलते हैं इन्हें। और यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होते हैं हैलोजन्स होते हैं, दैट्स वाई इनका नाम बाद में होता है। हाइड्रोजन फ्लोराइड बोलते हैं इसे, हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं इसे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हैलोजन्स का नाम बाद में हो रहा है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना उसका नाम बाद में होता है, या जो अनायनिक पोर्शन होता है उसका नाम बाद में होता है। अब बात करें फिजिकल स्टेट की, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शायद आपके लिए थोड़ी सी आसानी रहे। तो इधर मैं लिख देता हूँ HF, फिर मैं लिख देता हूँ HCl, फिर मैं लिख देता हूँ HBr, फिर मैं लिख देता हूँ HI। इनमें ये जो है HF जो है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये कैसा लिक्विड है, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है HF, एक लिक्विड फॉर्म में। और ये तीनों किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, गैसियस फॉर्म में। रीजन क्या है सर HF का लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करने का, सिंपल सा आप लोगों को पता होगा दैट कि HF जो है, अभी बताया तो HF जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, दैट्स वाई ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। थर्मल स्टेबिलिटी की बात करो तो थर्मल स्टेबिलिटी बोले तो हीट के सामने स्टेबल होने की बात है। तो बेटा कुछ इस तरह से है, ये हमारा HF है, उसके बाद ये हमारा HCl है, उसके बाद ये हमारा HBr है, और ये हमारा HI है। डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ता है, और साइज बढ़ने से बॉन्ड बड़ा हो जाता है, और बॉन्ड बड़ा हो जाने से बॉन्ड वीक हो जाता है। वो गाना होता है ना, फेमस पंजाबी गाना है, दूरियां बढ़ गई यहाँ। गाने मत सुनिए वैसे। तो जब दूरियां बढ़ जाती है ना रिलेशनशिप में, तो वो बॉन्ड वीक हो जाता है। तो सेम फंडा यहाँ पर भी है कि ये बॉन्ड बड़ा हो गया, छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है, ये और बड़ा है, ये और बड़ा है। जितना बॉन्ड बड़ा होता जाएगा बॉन्ड वीक होता जाएगा, बॉन्ड को ब्रेक करना आसान होता जाएगा। तो डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, हीट के सामने वो चीज़ स्टेबल नहीं होती। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग कैरेक्टर। रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब होता है हाइड्रोजन कौन आसानी से लिबरेट करेगा। तो ऑब्वियसली ये तो रिलीज नहीं करेगा, रिलीज तो यही करेगा क्योंकि बॉन्ड बड़ा हो गया, आसानी से टूटेगा। तो डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज करता है। नेक्स्ट इज एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ होती है H पॉजिटिव को कौन रिलीज करेगा, ये भी आपको पता है कि H पॉजिटिव को कौन रिलीज करने वाला है। वो भी डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है तो H पॉजिटिव को रिलीज करना इनके लिए आसान हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सो एसिड। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ऑक्सो एसिड्स। ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं, जब हाइड्रोजन जुड़ा हो, ऑक्सीजन जुड़ा हो किसी एलिमेंट के साथ। तो बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉल साइज फ्लोरीन फॉर्म ओनली वन ऑक्सो एसिड। फ्लोरीन सिर्फ एक ऑक्सो एसिड बनाता है, बाकी जो एलिमेंट है ये बहुत सारे ऑक्सो एसिड बना सकते हैं। और ऑक्सो एसिड का मैंने आपको निंजा टेक्निक बताई हुई है कि नहीं। आपको मेन ऑक्सो एसिड का पता करना है। मेन ऑक्सो एसिड होता है इक एसिड। जैसे मैं आपको बोलता हूँ क्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए, बाकी तो बहुत आसान है। क्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HClO3। फिर अगर आपको ये ठीक है, फिर आपको मैं बोलता हूँ पर क्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा। पर में क्या होता है बेटा, आप एक ऑक्सीजन ना ऐड कर देते हो। पर क्लोरिक एसिड में क्या होगा, एक ऑक्सीजन ऐड कर दोगे तो हो जाएगा HClO4। एक होता है क्लोरस एसिड। क्लोरस एसिड में क्या कर दीजिए, जो मेन एसिड है, मेन एसिड पता है ना आपको, पता चली क्या होगा, बता दिया है। जो क्लोरिक एसिड है वो मेन है, ठीक है। अब आप यहां से फॉर्मूला कर रहे हो किसका, क्लोरस एसिड का। तो क्लोरस में क्या होगा, एक ऑक्सीजन कम कर दीजिए, दैट इज HClO2। एक होता है हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपो में एक और कम कर दीजिए। बट जब आप हाइपोक्लोरस एसिड का फॉर्मूला की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, HClO। यहां से अगर मैं आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की बोलता हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आती भी होगी आपको, क्या होगा, क्लोरीन को मेन मानेंगे, क्लोरीन को X मानेंगे। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, ऑक्सीजन की -2 होती है। तो अगर मैं आपको बोलता हूँ HClO में Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए तो इसको X माना, ऑक्सीजन की -2 होती है, हाइड्रोजन की +1 होती है, इक्वल टू में 0। तो X इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 1, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलता हूँ HClO4 में Cl की ऑक्सीजन स्टेट निकालिए, Cl को X मानेंगे, ऑक्सीजन कितने 4 इंटू -2 -8, हाइड्रोजन की होती है +1 इक्वल टू 0। तो X इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया 7। तो HClO में क्लोरीन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है +1, HClO2 में क्लोरीन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है +2, +3।
HClO3 में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है भैया, +5, और HClO4 में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +7। इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है। चलिए अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूं आपको कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है ना बेटा, हमेशा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाती है। कहीं भी अगर आपको दो सेम एलिमेंट के ऑक्सो एसिड कंपेयर करे जाएं, आपको एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है तो चेक कर लेना कि जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज़्यादा है वो उतना अच्छा एसिड है। चलिए, तो यहाँ पे लिखा भी गया, ये देख लो, HOCl है, HClO2 है, HClO3 है, HClO4 है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, इसकी +1 है, इसकी +3 है, इसकी +5 है और इसकी +7 है। तो जैसे जैसे हम क्या कर रहा हूँ यार मैं, बेटा जी मुझे क्षमा कर देना, ये ज़्यादा ही सस्ते नशे कर रखे हैं भैया, इतनी गलतियों ने। अब ये देखो ना, बट तुम्हारे सर को याद है, तुम्हारे सर से तुम्हें बुक पढ़ा नहीं रहे, तुम्हारे सर को पता है भाई हाँ यार कंसेप्ट ये है, ठीक है। और रही बात एसिडिक स्ट्रेंथ की, सेंट्रल एटम है अगर आपका, तो सेंट्रल एटम की मुझे एक बात बताओ, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा या आयोडीन? ऑब्वियसली क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन ऊपर है साइज में, ऊपर वालों का साइज छोटा होता है, साइज छोटा तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना आसान है, और जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से एक्सेप्ट करता है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या रहेगा, ज़्यादा HClO, फिर HBrO एंड देन HIO। आगे बात करते हैं कि आपको इनका स्ट्रक्चर बनाना है ऑक्सो एसिड्स का। जैसे ये रहा आपका क्लोरिक एसिड है ना, क्लोरिक से जब एक ऑक्सीजन ज़्यादा कर दोगे तो पर क्लोरिक एसिड, एक ऑक्सीजन कम कर दोगे तो क्लोरस एसिड, एक और ऑक्सीजन कम कर दोगे तो वो हाइपोक्लोरस एसिड। तो आपको इनका स्ट्रक्चर बनाना है, तो HOCl सब में है, देख लीजिए, ठीक है। अब जब आप एक ऑक्सीजन ज़्यादा करोगे तो यहाँ पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन ज़्यादा करोगे 2 डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, और ये इस तरह से आप इनके स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ तक तो सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन था, पढ़ने वाला बात बन गई। अभी हम बात करते हैं अबाउट केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शंस में सबसे पहली बात आती है हमारी, क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन का फंडा क्या है, क्लोरीन को बनाया कैसे जाता है, सबसे पहली बात समझिए। तो सिंपली आप लोग बना सकते हो इसको ट्रीट करके, मैग्नीज ऑक्साइड एंड 4HCl के साथ ट्रीट करके। तो क्या होगा, देखो यार मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब भी आपको रिएक्शन करनी हो ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को देख के ना ये सोच लिया करो कि यार यहाँ पे पानी बन सकता है क्या। सबसे पहला ऑप्शन होता है वहाँ पे पानी बना देना। तो यहाँ पे सिंस ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, इनसे पानी बन सकता है, 2H2O का मॉलिक्यूल, ठीक है। अब यहाँ पे Mn है और 4Cl है। Mn एक डी ब्लॉक की एलिमेंट है, और डी ब्लॉक की एलिमेंट की जो फेवरेट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, वो +2 होती है। तो 4Cl में से Mn 2Cl के साथ जुड़ेगा, MnCl2, और बदले में हमारे क्या बच गई, यहाँ पे क्लोरीन गैस बन गई। इसके अलावा दूसरा तरीका क्या है, KMnO4, इसे हम बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट को जब एसिडिक मीडियम में रखेंगे, क्या यहाँ पे वाटर बन सकता है? ध्यान दीजिए, 4 ऑक्सीजन है, 16 हाइड्रोजन है, तो इनसे क्या बन सकता है, 16 हाइड्रोजन, 4 नहीं है, 8 ऑक्सीजन है, तो कितने बन जाएंगे, 8H2O यहाँ से बाहर निकल गए। अब 2 K हैं, K भी Cl के साथ निकल जाएंगे, 2KCl। Mn की मैंने बताया ना फेवरेट Mn डी ब्लॉक की एलिमेंट है, इनकी फेवरेट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे MnCl2। बाकी आपके क्या बच गए, क्लोरीन बच गए। ये मैं आपको थोड़ा सा बैलेंस करना बता रहा हूँ। और बाकी अगर आप लोग मुझे बोलोगे ना, मैं पूरी डी ब्लॉक की जितनी भी रिएक्शंस है ना, सबको कोशिश करूंगा विद ट्रिक करवा दूँ। कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर हाँ हमें डी ब्लॉक की रिएक्शंस की जरूरत है और जल्दी जरूरत है, वो उस बेस पे हम लोग देख लेंगे, ठीक है। और अगर आपको लैब में प्रिपेयर करना है, लैब में प्रिपेयर करने के लिए इसके लिए डेकन प्रोसेस होती है, जिसमें इसको बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ HCl। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन बनता है कि HCl से Cl2 बनाइए, और फिर आपसे पूछा जाता है Cl2 से HCl बनाइए, बड़ा फेमस क्वेश्चन बनता है ये, ठीक है। तो HCl को ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, मैंने अभी तो बताया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक दूसरे अत्यंत प्रेम करते हैं। धर्मवीर की थोड़े से भी टूटी नहीं, धर्मवीर की जोड़ी, हाँ, या जयवीरू की तो टूट गई थी, धर्मवीर की जोड़ी कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2H2, और ये क्या बन जाएगा, Cl2। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट देयर प्रॉपर्टीज करनी है, इनको रिएक्ट करवा के देखते हैं हम लोग। जैसे आपने आयरन के साथ ट्रीट किया, आयरन +2 में भी खुश होता है, +3 में भी खुश होता है, आपने FeCl3 बना दिया। फास्फोरस के साथ ट्रीट किया, फास्फोरस भी 3 या 5 के साथ जुड़ना पसंद करता है, सिंपली हो जाएगा। सल्फर के साथ ट्रीट किया, H2Cl2। ये तो सिंपल बेटा आप याद रख सकते हो, इसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये मैंने बोला था ना कि भैया HCl से क्लोरीन बनाना आता है,
और क्लोरीन से क्या बनाना आता है HCl। तो क्लोरीन को हाइड्रोजन के साथ जब ट्रीट करोगे तो क्या बन जाएगा HCl बन जाएगा। H के साथ ट्रीट करोगे देन भी क्या बन जाएगा HCl एंड सल्फर यहाँ पे बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट को जब क्लोरीन के साथ ट्रीट करोगे तो बन जाएगा फेरिक सल्फेट। ठीक है, अब जब SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है, पानी डाल दिया और क्लोरीन डाल दिया तो यहाँ पे 2 एसिड निकलेंगे H2SO4 एंड HCl। ठीक है, और I2 है, I2 से क्या बन जाता है आयोडिक एसिड। यहाँ पे ना कुछ थोड़ा सा याद रखना आपको, तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि क्लोरीन जो होता है एक तरह से इसकी क्लोरीन में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। तो क्लोरीन जो है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कैसे, मतलब ये दूसरों पे ऑक्सीडेशन करवाना पसंद करता है, खुद पे रिडक्शन, मतलब खुद की ऑक्सीडेशन स्टेट ये 0 से, देखिए ग्रुप 17 के एलिमेंट है, 0 से कहाँ जाना चाहते हैं ये -1 में जाना चाहते हैं। अब आप ध्यान देखो कि क्लोरीन जितनी भी जगह है यहाँ पर क्लोरीन ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, ये क्या बना रहा है HCl बना रहा है। हर बार दिख रहा होगा बेटा HCl बन रहा है, और जब HCl बन रहा है तो यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, 0 से -1 हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी डिक्रीज हो रही है। जब क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है मींस क्लोरीन पे रिडक्शन हो रही है, बट दूसरे पे वो ऑक्सीडेशन करवा रहा है। दूसरों के लिए किसका काम कर रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। मेन आपने ये चीज नहीं याद रखनी, मेन आपने क्या याद रखना है कि फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, आयोडीन से आयोडिक एसिड बनेगा, दैट इज HiO3 हो जाएगा। ये पूछे जा सकते हैं भाई पेपर में, मैं बाकी अलग से भी वीडियो बनाऊंगा और बहुत जल्दी बनाऊंगा, डोंट वरी। तो यहाँ पे आपने अमोनिया के साथ ट्रीट किया इसको। अमोनिया के साथ ट्रीट करने के 2 तरीके हैं, या तो आप अमोनिया को ज़्यादा ले लो या फिर आप क्लोरीन को ज़्यादा ले लो। जब आप अमोनिया को ज़्यादा लोगे तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा, अमोनिया दिखेगा ज़्यादा, और जब आप क्लोरीन को ज़्यादा लोगे तो NCl3 बनेगा जो एक एक्सप्लोजिव होता है, तो वहाँ पे आपको Cl ज़्यादा दिखेगा। ठीक है, अब आपने NaOH के साथ ट्रीट किया, NaOH के साथ ट्रीट करने का भी फंडा है गुरु, NaOH कोल्ड है। अच्छा देखो 2 प्रोडक्ट तो फिक्स हैं, जब आप NaOH के साथ ट्रीट करोगे Cl को, 2 तो फिक्स है भैया, HOH से पानी बन जाता है और NaCl। बट अगर आपने कोल्ड के साथ किया ना तो ये बनेगा NaOCl। क्या बनेगा NaOCl। और जब आप हॉट के साथ ट्रीट करोगे तो ये क्या बनेगा NaClO3। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस के अंदर ना मेन प्रोडक्ट तो सेम ही रहता है, एक हल्का सा डिफरेंस होता है, वो आपने पॉइंट आउट करना है कि हाँ यार उसके लिए ट्रिक बनानी है। ठीक है, कि अगर आपने कोल्ड लिया तो NaOCl और अगर आपने हॉट लिया तो NaClO3 बन जाएगा। सिमिलरली अगर आप इसकी रिएक्शन करते हो विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन करोगे देन क्या होगा भाई, COH2 के साथ जब आपने इसकी रिएक्शन की तो ये क्या बन जाएगा CaOCl2, CaCl2 एंड वाटर। इवन जब आप इस CaOH2 की रिएक्शन दोबारा करते हो तो यहाँ पे एक बड़ा फेमस कंपाउंड भी बनता है, ब्लीचिंग पाउडर भी बनता है। आपने क्लोरीन का नंबर देखना है, तो ये क्या बन जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। जो ब्लीचिंग समझते हो ना, वो कलर्ड सब्सटेंस को कलरलेस बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड इज HCl। तो हाइड्रोजन क्लोराइड को बनाने का सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि NaCl लो और उसमें क्या डाल दो सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता होगा H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है, पहले वो अपना एक हाइड्रोजन रिलीज करता है, उसने अपना एक हाइड्रोजन रिलीज किया तो वो क्या बन जाएगा HCl एंड NaSO4। फिर दोबारा से NaCl के साथ ट्रीट कर दो तो दोबारा से अपना H रिलीज कर देगा, तो H इस Cl के साथ जुड़ेगा, बन गया HCl और ये क्या बन गया Na2SO4। और बाकी एक तरीका तो मैंने बताया ही है अभी Cl2 बनाने का, H2 + Cl2 गिव्स 2HCl, ये तो बन ही जाता है। प्रॉपर्टीज की बात करें HCl की तो ये कलरलेस एंड पंजेंट स्मेलिंग गैस होती है, बड़ी तिखी इसकी स्मेल होती है, एक्सट्रीमली सोल्यूबल इन वाटर है, पानी में बहुत अच्छे से घुल जाता है। यहीं पे एक टॉपिक आता है एक्वारिजिया। एक्वारिजिया क्या होता है, जब आप 3 पार्ट HCl के लो और 1 पार्ट HNO3 का लो, होता ना 4 पार्ट है, 4 में से 3 पार्ट है HCl के और 1 पार्ट है HNO3 का, तब जो प्रोडक्ट बनता है वो एक्वारिजिया होता है। एक्वारिजिया किस काम आता है भाई, नोबल गैसेज जो, नोबल गैसेज एक अलग चीज है, नोबल मेटल बोले तो अच्छी मेटल बोले तो जो जनरली रिएक्शन करना पसंद नहीं करती, लाइक गोल्ड प्लैटिनम, बहुत महंगी होती है, रिएक्शन करना पसंद नहीं करती हैं, तो ऐसी जो मेटल्स होती हैं उनको भी जो डिजोल्व कर सके वो एक्वारिजिया है। ठीक है, आप देख लीजिए अब क्या होगा भैया,
HCl है, HNO3 है, तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, H पॉजिटिव बनने वाला है, Cl नेगेटिव बनने वाला है, NO3 नेगेटिव बनने वाला है। तो यहाँ पे देखिए एक्वा रीजियन जहाँ पे H पॉजिटिव NO3 नेगेटिव Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव NO3 नेगेटिव Cl नेगेटिव, ये है। आपने इसकी रिएक्शन करवा दी विद गोल्ड एंड प्लेटिनम, तो आप रिएक्शन देखिए खास क्या है भैया, H और ऑक्सीजन जहाँ पे है वहाँ पे वाटर बनना पसंद होगा। दूसरा क्या बनेगा, यहाँ पे NO भी बनेगा, क्या भी बनेगा भैया, NO भी बनेगा। और गोल्ड के साथ रिएक्शन है तो गोल्ड क्लोरेट, प्लेटिनम के साथ रिएक्शन है तो प्लेटिनम क्लोरेट यहाँ पर बन जाएगा। गलत तो नहीं बोल रहा मैं, क्लोरेट नहीं होगा, यहाँ पे होगा टेट्रा क्लोरिडो ओरेट, हेक्सा क्लोरिडो प्लेटिनेट, इस तरह से नाम होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टाइप से बन गया है। उसके बाद रिएक्शन है NH3 की विद HCl। अब NH3 एक बेस होता है और HCl एक एसिड होता है, तो कंबाइंड करेंगे एक सोल्ट बनेगा विच इज नोन एज अमोनियम क्लोराइड, ठीक है ना। अगली बात करते हैं रिएक्शन विद सोल्ट ऑफ वीकर एसिड। वीकर एसिड के जो सोल्ट होते हैं, वीकर एसिड के सोल्ट का क्या तात्पर्य है, जैसे अभी आपने ध्यान दिया होगा जो प्रॉपरली ना बने हो, ठीक है, जिसमें एसिड का भी एक छोटा सा पोर्शन रहता है। या फिर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ज़्यादा आसान रहेगा, जैसे Na2CO3, जैसे Na2SO3, जैसे NaHCO3, ये सब जो हैं ये सोल्ट हैं ऑफ वीकर एसिड, हाइड्रोजन कार्बोनेट, इस तरह के एसिड से जो बनाए जाते हैं। तो Na2SO3 है, इसकी रिएक्शन आपने HCl के साथ करी तो प्रोडक्ट भैया याद रखिए कैसे बनाओगे आप लोग। एक तो Cl है, Cl तो मेटल के साथ जुड़ जाएगा, 2NaCl बन जाएगा। और हाइड्रोजन का मैंने बता ही रखा, हाइड्रोजन तो एक चिपकू प्रजाति का प्राणी है, ऑक्सीजन से बड़ा प्रेम करता है, तो 2H एंड ऑक्सीजन मिलकर क्या बन जाएंगे, H2, बाकी बचा SO2। नहीं समझ में आई बात मैं क्या बोल रहा हूँ, समझिए। यहाँ पे हमारे पास Na2CO3 है, इसकी रिएक्शन करवा दी आपने किसके साथ, विद, अब देखो जितने Na है ना उतने ही HCl भी ले लेना, आपने इसकी रिएक्शन करा दी विद 2HCl, ठीक है बेटा। और देखो मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, ये रिएक्शन बहुत आसान है, आपको शायद अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ना एकदम से तुम्हें मुश्किल लगेंगी, बट ना इनके नोट्स लेना, नोट्स मैं कोशिश करूंगा, अभी तो लाइक ये 14 पेजेस हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये 1 या 2 पेज में सारे नोट्स हों, हद से 3 पेज में हो, सो दैट कि अगर आप इनके प्रिंट आउट भी निकलवाओ ना तो ज़्यादा कॉस्ट भी ना आए और ना डर भी ना लगे, वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये हो कि नहीं यार ये आसान है, ठीक है ना। मैं पूरी कोशिश यही करूंगा। चलिए तो भैया जितने उस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड में है ना, जितने मेटल हैं लाइक सोडियम 2 है तो यहाँ पे, या फिर मान लीजिए यहाँ पे NaCO3 है, तो इसकी रिएक्शन आप HCl के साथ कराओगे तो मतलब जितने Na है उतने HCl ले लेना। तो भैया सबसे पहले तो क्या होगा, Na2Cl के साथ जुड़ जाएगा तो ये क्या बन गया 2NaCl, यहाँ पे भी Na इस Cl के साथ जुड़ जाएगा दैट इज NaCl, तो ये H2CO3, ये H2CO3 क्या बन जाएगा, H2CO3 को क्या लिखेंगे H2O एंड CO2, यहाँ पर भी क्या बन जाएगा ये H2O एंड CO2। आगे मूव करते हैं बेटा, तो ये रिएक्शन हो जाएगी। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट इज इंटर हैलोजन कंपाउंड, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है इंटर हैलोजन कंपाउंड, इनसे भी कई क्वेश्चन बने हुए हैं। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड किसे कहते हैं, नाम से क्लियर है, इंटर, इंटर का मतलब होता है अलग अलग, इंटर हैलोजन का मतलब होता है जब अलग अलग हैलोजन आपस में जुड़ जाएंगे ना, तब जो हमारे पास कंपाउंड बनेंगे उन्हें बोलेंगे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। Halogens combines among themselves to form a number of compound known as interhalogen compound, कि भैया हैलोजन आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ के जो कंपाउंड बनाते हैं उन्हें बोलते हैं इंटरहैलोजन कंपाउंड। इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो कुछ इस रेशियो में रहता है, x x डैश ऑड नंबर में कंबाइन करते हैं, x x डैश 3 x x डैश 5 x x डैश 7। अब यहाँ पे जो x है ना भाई, ये बड़े साइज वाला हैलोजन होता है। लाइक अगर आपको फ्लोरीन और क्लोरीन को कंबाइन करना है तो बड़े साइज वाला क्लोरीन है तो वो x है, और ये x डैश कौन सा होता है, स्मॉलर साइज वाला, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला। लाइक आपको कंबाइन करना है क्लोरीन को और आयोडीन को, तो उसमें जो आयोडीन है बड़े साइज वाला है तो वो होगा यहाँ पर x, और जो क्लोरीन है वो छोटे साइज वाला है वो होगा x डैश। ये बात याद रखना, लिखा भी गया है, ठीक है। लाइक आपको देखिए क्लोरीन और फ्लोरीन को कंबाइन कर दिया तो इंटरहैलोजन कंपाउंड बन गया कि नहीं। रेशियो देखिए इनका कंबाइन करने का है, जो दूसरे वाला है वो 3 होगा या फिर 5 होगा, कुछ इस तरह से ये कंबाइंड कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, आयनिक नहीं होते, कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं नेचर में, मोर रिएक्टिव देन हैलोजन। सबसे जरूरी जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है दैट दीज आर मोर रिएक्टिव देन हैलोजन्स। रीजन क्या है बेटा? इनके साइज में डिफरेंस है, और साइज डिफरेंस होता है तो बॉन्ड अच्छे से नहीं बन पाता, ठीक है। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर ऑलवेज मोर रिएक्टिव देन हैलोजन्स एक्सेप्ट, एक्सेप्शन तो आएगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, बाकी हमेशा इंटर हैलोजन। एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। अरे भाई ये क्या क्लिक कर दिया मैंने। हाँ, अगर मैं आपसे पूछता हूँ आउट ऑफ ICl एंड Cl2, गलत जा रहा हूँ, I2 which is more reactive and why? Obviously ICl will be more reactive and reason behind this is ICl is an interhalogen compound. इंटरहैलोजन कंपाउंड में अलग अलग है तो बॉन्ड मैच नहीं करता, बनता नहीं है इतना अच्छे से, ठीक है। तो वो जो है उसका बॉन्ड जो है आसानी से टूट जाएगा, वो ज्यादा रिएक्टिव है। ऑन दी अदर हैंड अगर यही बात मैं आपसे पूछूं कि आउट ऑफ ClF, तो यहाँ पे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? ICl इज मोर रिएक्टिव देन I2 एंड आउट ऑफ ClF एंड F2 विच इज मोर रिएक्टिव? Here F2 will be more reactive than ClF। अरे सर क्या बोल रहे हो, कभी बोले इंटर हैलोजन कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव है? हमेशा इंटर हैलोजन कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव है एक्सेप्ट फ्लोरीन। क्यों सर, फ्लोरीन ऐसा क्यों? मैंने बताया तो था, अपने ही गिराते हैं चिल्ले मन पे बिजलियां। सर आपको डर नहीं लगता, इतनी गंदी आवाज में गाते हो कि कहीं ढिंचक पूजा को कंपटीशन मिल जाए? नहीं चलिए, यहाँ पर क्या है कि ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, इसका बॉन्ड बहुत छोटा होता है। इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन या कह लीजिए लोन पेयर, मैं बोलूंगा लोन पेयर जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से इसका बॉन्ड कम हो जाता है, बॉन्ड वीक हो जाता है, और बॉन्ड वीक होने की वजह से बहुत आसानी से रिएक्ट करने लग जाता है, बहुत ज़्यादा अच्छे से रिएक्ट करने लग जाता है। आगे मूव करते हैं। ये हाइड्रोलिसिस शो करता है। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है ये रिएक्ट कर जाते हैं H और OH के साथ, ठीक है। तो जो X डैश वाला पोर्शन है जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑब्वियसली वो ज़्यादा जाएगा किसके साथ? पॉजिटिव के साथ। तो X डैश ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो किसके साथ जाएगा? H के साथ, X डैश और बाकी HOX। आगे मूव करते हैं। ये फ्लोरिनेटिंग एजेंट होते हैं। फ्लोरिनेटिंग एजेंट का मतलब होता है फ्लोरीन को रिलीज करते हैं और जिसको फ्लोरीन की जरूरत है उसको दे देते हैं। नॉन एक्वस सॉल्वेंट का ये काम करते हैं। एक्वस सॉल्वेंट मीन्स पानी, जहाँ पर बाकी जगह ये सॉल्वेंट का काम कर जाते हैं। अब देखिए स्ट्रक्चर बनाना है आपको। स्ट्रक्चर बनाने के लिए बेटा जी, एक बड़ा भाई होने के नाते मैं आपको रिकमेंड करूंगा, प्लीज भाई प्लीज वेस्पर थ्योरी जरूर देख लेना। मैंने खुद वीडियो बनाई हुई है, आप सर्च कर सकते हो वेस्पर थ्योरी बाय भारत पंचाल। अदरवाइज मैं एक और डिटेल वीडियो बना दूंगा, प्लीज कर लेना। वेस्पर थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्ट्रक्चर बनाना है, कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर इसका? तो यहाँ पे आपको ना सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने होते हैं। Cl में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 7। फ्लोरीन कितने हैं? 3। और फ्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने हैं? 7। तो ये कितना हो गया? 28। 28 को किससे डिवाइड करोगे? 28 आता है 8 वाले टेबल में, 8 3 जा 24। कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 4। 4 को किससे डिवाइड करोगे? 2 से। 2 2 जा 4, 3 2 5। अब 5 में आपको ये बताना है कितने बॉन्ड पेयर हैं और कितने लोन पेयर हैं। बेटा ध्यान दीजिए, बॉन्ड पेयर कितने हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 फ्लोरीन है तो 3 बॉन्ड पेयर हैं, और लोन पेयर कितने होंगे? 2। ठीक है, अब ध्यान दो भैया, ये कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर का Cl, इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से। इस शेप को बोला जाता है टी शेप। ठीक है, IF7 का आप लोगों ने खुद बताना, कमेंट सेक्शन में नाम भी बताना है क्या है। भैया तुम्हारा पढ़ना भी मैटर करता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि तुम लोग अच्छे से पढ़ो। कमेंट सेक्शन में बताना है कि हाँ सर इसका नाम ये होगा। एंड BrF5 की बात अगर मैं करता हूँ, BrF5 का कैसे बनेगा? Br यहाँ पे सेंट्रल एटम है, Br की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। फ्लोरीन 5 है, फ्लोरीन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। ये कितना हो गया? 42। किससे डिवाइड करोगे? 8 5 जा 42। 2 को किससे डिवाइड करोगे? 2 1 जा 2। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर लोन पेयर कितने होंगे भैया? टोटल यहाँ पे जो स्टीरिक नंबर आया है 5 + 1 6 आया है। अब यहाँ पे बॉन्ड पेयर लोन पेयर कितने होने वाले हैं? बॉन्ड पेयर होने वाले हैं यहाँ पे पता लगता है 5, और लोन पेयर होने वाले हैं 1। 5 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर का अगर आप स्ट्रक्चर करना चाहो तो दद्दा कैसे होगा? बोलते क्यों नहीं भाई? बोलने का ऑप्शन नहीं है अभी यूट्यूब में। कुछ इस तरह से बन जाएगा, कुछ इस तरह से। और इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज
स्क्वायर पिरामिडल, क्या बोलते हैं इसको? स्क्वायर पिरामिडल बोलते हैं। IF7 का आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताने वाले हो, और प्लीज़ देख लेना, कल मैं ग्रुप 18 का वन शॉट डाल दूंगा। ब्लीचिंग पाउडर मैंने बता ही दिया। जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ट्रीट करते हो विद Cl2, सर हमें कैसे पता चलेगा कि कब Ca ब्लीचिंग पाउडर बनेगा और कब? देखिए, अगर आपने कोल्ड एंड डाइल्यूट लिया है COH2, देन आपका क्या बन जाएगा? वो ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा। सो बेटा जी, दैट्स ऑल इन वन शॉट ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 17। बस एक हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट रहेगी, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट यही है, प्लीज़ आप अपने जितने फ्रेंड्स को जानते हो इस वीडियो को शेयर कर देना। बस मेरे लिए उससे ज़्यादा खुशी की बात कोई नहीं होगी। और बाकी इसके बाद आप अपना ऑर्डर दे सकते हो कि सर हाँ, मैंने शेयर किया है अपने फ्रेंड के पास वीडियो, अब हमारा ऑर्डर है ये कि अगली इस टॉपिक से वीडियो आए। मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियो बना दूँ। और बाकी आप अपने बड़े भाई पे भरोसा कर सकते हो, मुझ पे भरोसा कर सकते हो कि जितनी भी वीडियोज़ आ रही हैं बहुत ज़्यादा प्लान करके आ रही है कि हाँ, बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो। चलिए बेटा जी, ख्याल रखिए अपना। बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज़ टेक केयर। जय हिंद, बाय।